जय हिंद साहब। आज की इस वीडियो में यूपीएसआई एग्जाम के लिए हिंदी के क्वेश्चंस और साथियों जीके के क्वेश्चंस कुछ ऐसे टॉप लेवल के साथियों चुनिंदा क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा जो आपको अपनी परीक्षा से पहले पहले साथियों जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चंस होंगे वो पूरी हिंदी का निचोड़ होंगे और जो जीके जीएस प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चंस होंगे वो पूरी जीके जीएस का निचोड़ होंगे। तो अगर आप अपनी तैयारी को चेक करना चाहते हैं कि इस दरोगा वाली वैकेंसी में जो साथियों फॉर्म हो चुके हैं पूरे, परीक्षा तिथि आपकी बहुत जल्द आ जाएगी, सब कुछ बहुत जल्द हो जाएगा। अगर आप वाकई में इस बार वर्दी लेना चाहते हो और दरोगा भर्ती में सिलेक्ट होना चाहते हैं तो यह समझ लीजिए तैयारी आपकी तगड़ी होना चाहिए। तो कुल मिला के अगर आप टेस्ट अपने आप को आंकना चाहते हैं कि भाई कितनी आपकी तैयारी हो चुकी है हिंदी के सेक्शन में, तो हिंदी के क्वेश्चंस को चेक करिएगा कि कितने सवाल आपके बिल्कुल सही हो पा रहे हैं। ठीक है ना। चलिए तो साथियों सबसे पहले हम लोग हिंदी को देख लेते हैं, उसके बाद जीके जीएस प्लस करंट अफेयर को देख लेते हैं। चलिए तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद साथियों क्या होगा। तो अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी कि परिधन आवरण है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, तो मैं कहूंगा यहां पर जो मित्रता शब्द है ये आपका भाववाचक शब्द है, आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए अंक का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ युग्म बताइए। अंक का मतलब पता क्या होता है साथियों, अंक को हम लोग संख्या भी कहते हैं और अंक को हम लोग गोद भी कहते हैं, इसलिए जिनका आंसर बी है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए करके चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार है, इस वाक्य में चौथा क्या है, तो आपको बताना है कि ये क्या। देखिए ये व्यक्ति की विशेषता बता रहा है यानी कि ये विशेषण शब्द हो जाएगा, लेकिन क्या ये गुणवाचक विशेषण होगा, नहीं। क्रियावाचक विशेषण होगा, नहीं। ये एक संख्या है चौथा, तो जाहिर सी बात है साथियों संख्यावाचक विशेषण होगा, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से पंडित का स्त्रीलिंग बताइए साथियों क्या होता है। तो पंडित का स्त्रीलिंग साथियों क्या होगा, मैं कहूंगा पंडिताइन हो जाएगा, और पंडिताइन कहां पर लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए मैंने आम खा लिया, इस वाक्य में काल आपको पहचानना है साथियों कौन सा है। तो देखिए मैंने आम खा लिया यानी कि लगभग ऐसा लग रहा है कि अभी अभी काम पूरा हुआ है, अभी अभी इसने आम खाया है। तो अगर ऐसा आपको लगे कि भाई अभी अभी ये हुआ है तो वहां पर आसन्न भूतकाल लगाना है आपको, इसलिए राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों, बहुत तेजी के साथ हम लोग चल रहे हैं यानी कि बिल्कुल समय गंवाना नहीं है, ये समझ लीजिए एक एक मिनट आपके लिए कीमती है, और आप जितना कम समय में जितनी ज्यादा चीजें पढ़ लें, जितनी ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें, वही आपके लिए साथियों सर्वोपरि होगा। करके संजय बहुत देर से टहल रहा है, इसमें कौन सी क्रिया है आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। तो इसमें साथियों आकर्मक क्रिया हो जाएगी, है ना, आकर्मक आपका आंसर है। ऐसा मानो, ऐसा लगा मानो बम फटा हो, आपसे पूछा जा रहा है इसमें अव्यय क्या है, तो ये आपको कुल मिला के यहां पर साथियों बताना है। चलिए तो यहां पर साथियों आपका जवाब जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑप्शन नंबर ए स्वरूप बोधक के साथ जाना चाहिए। अगर आपकी परीक्षा में सवाल पूछा जाए तो आपको स्वरूप बोधक लगा देना है, राइट आंसर आपका ए होगा। कह रहे निम्नलिखित में से तालब ध्वनि इसमें से कौन सी, देखिए चा छा जा जा उआ ये सब तालब व्यंजन ध्वनियां होती हैं। उसके अलावा या और शाह, उसके अलावा छोटी ई और बड़ी, ये भी साथियों तालब ध्वनियों के अंतर्गत आती है। तो यहां पर मैं कहूंगा शाह हमें मिल चुका है और शाह आपका एक तालब ध्वनि हो जाएगी। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है कि उपकार का विलोम बता दीजिए क्या हो सकता है। तो उपकार का विलोम साथियों पता है क्या हो जाएगा, अपकार हो जाएगा। जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं तो बिल्कुल सही है। कह रहे कि अनादर का विलोम साथियों बताइए क्या होता है। तो अनादर का विलोम क्या हो जाएगा, आदर हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी है। अगला देखिए अभिज्ञ का साथियों विलोम क्या होता है। तो अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अथ का विलोम, ये बहुत आपसे पूछा जाता है साथियों, अथ का विलोम क्या हो जाएगा, इति हो जाएगा, राइट आंसर आपका ए है तो बिल्कुल सही है। कह रहे कि करुण का विलोम क्या होगा साथियों बताइए। तो करुण का विलोम निष्ठुर हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। साथियों मैं आपको वही क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूं, वही चीजें मैं आपको साथियों बताऊंगा, पढ़ाऊंगा और समझाऊंगा जो परीक्षा के में आपके आने की पूरी पूरी संभावना है। यानी कि अगर आप बिल्कुल यूपीएसआई के एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को तुरंत आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। और उसके अलावा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वीडियो आपने अभी तक लाइक नहीं की है तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और एक कमेंट सेक्शन में साथियों जय हिंद का कमेंट आप लोग जरूर लिख दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में ग्रुप है, ग्रुप को भी साथियों ज्वाइन कर लीजिएगा। कह जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है। तो उसको साथियों अप्रत्याशित कह सकते हैं, जिसकी आशा ना की गई हो, आंसर आपका बी है। आदि से अंत तक, इसके लिए अगर आपसे परीक्षा में एक शब्द पूछा जाए तो आपको आधोपांत बता देना है। क्या साथियों, आधोपांत आपको बता देना है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपसे पूछ रहा है कि ज्यो त्यो बूढ़े श्याम रंग,
त्यो त्यो उज्जवल हुए। इस पंक्ति में आपको बताना है साथियों अलंकार कौन सा है। तो कौन सा साथियों यहाँ पर अलंकार आपको लग रहा है, फटाफट मुझे बता दीजिए। तो यहाँ पर साथियों पता विरोधाभास अलंकार है। क्यों? क्योंकि कह रहे कि जो जो बूढ़े साम रंग त्यो त्यो उज्जवल हो, यानी कि जैसे जैसे बूढ़े हो रहे हैं वैसे वैसे उज्जवल हो रहे हैं। ये तो उल्टा है, और जहां पर उल्टा होता है तो वहां पर साथियों विरोधाभास अलंकार होता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि पानी पीकर जात पूछना, इसका मतलब क्या होता है? अनोखा काम करना नहीं, विपरीत काम करना। बिल्कुल सही साथियों, विपरीत काम करना ही इसको कहते हैं साथियों पानी पीकर जात पूछना। कह रहे कि पूर्णतया महत्वहीन अर्थ को प्रकट करने वाली लोकोक्ति साथियों इसमें से कौन सी है, बताइए। तो 3 में ना 13 में मृदंग बजाए ढेरे में। बिल्कुल साथियों पूर्णतया महत्वहीन, इसको हम लोग कह सकते हैं 3 में ना 13 में मृदंग बजाए ढेरे में। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला देखिए, कह रहे कि किस क्रमांक में एरा प्रत्यय नहीं है। तो एरा प्रत्यय साथियों कहां कहां नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए चटेरा ममेरा में एरा प्रत्यय है, ठीक है। उसके अलावा फुफेरा में भी है साथियों, मौसेरा में भी है, चटेरा में नहीं है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कह रहे कि प्रतिष्ठा में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ मुझे बताइए। तो प्रतिष्ठा की अगर बात करते प्रतिधन इष्ठा, ये क्या हो जाएगा? इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो यहां पर उपसर्ग पूछ रहे हैं साथियों, प्रति क्या होगा? यहां पर आपका उपसर्ग हो जाएगा। उसके बाद देखिए गुरु दक्षिणा में समास आपसे पूछा जा रहा है साथियों, कौन सा है बताइए। गुरु दक्षिणा की अगर बात करें, यानी कि गुरु के लिए दक्षिणा, मैं कहूंगा के लिए है, और जहां पर के लिए आता है वहां पर साथियों संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। निम्नलिखित में से किसमें तत्पुरुष समास नहीं है साथियों मुझे बताइए। तो किसमें तत्पुरुष समास नहीं है ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है, फटाफट बताइए। आदिवासी में तत्पुरुष समास है, रणमुक्त में भी है, आमचूर में भी है, लेकिन पीला जर्द में नहीं है। अब नहीं है साथियों, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध, एक शुद्ध शब्द के बारे में आपसे यहां पर साथियों तो पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। देखिए इंदु ऐसे नहीं लिखा जाता, ये तो गलत है। ईश्वर गलत लिखा, स्त्री गलत है। लेकिन यहां पर ऑप्शन नंबर डी यानी कि इष्ट शब्द की अगर बात करते हैं साथियों तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, शुद्ध लिखा हुआ है। कह रहे कि इक्षु का तद्भव साथियों क्या हो सकता है मुझे बताइए। तो इक्षु एक तरीके से साथियों तत्सम शब्द है, इसके तद्भव शब्द की बात करें तो गन्ना कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है साथियों। देखिए कायाकल्प की अगर बात करें तो मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित है। अगर जय पराजय की बात करें तो ये साथियों मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखित नहीं है। तो ये किसके द्वारा लिखित है? ये उपेंद्र नाथ जी के द्वारा लिखित है। तो आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके अलावा रंगभूमि भी मुंशी प्रेमचंद्र की है और प्रेमाशय भी मुंशी प्रेमचंद्र की है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है, कह रहे कि कबीर दास भक्ति काल की किस धारा के कवि थे। तो ये साथियों अगर बात करते किस धारा के कवि थे तो ये तो संत काव्य धारा के कवि थे साथियों। राइट आंसर आपका ए जाएगा। अगला सवाल देखिए, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कन्नौजी, मेवाती, बघेली, मगही। मैं कहूंगा नहीं साथियों, कन्नौजी जो है ये एक तरीके से पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय भाव समास नहीं है साथियों मुझे बताइए। तो देखिए अव्यय भाव समास इसमें भी है, प्रतिमास में भी है और प्रतिदिन में भी है। लेकिन आय व्यय की अगर बात करते हैं तो साथियों इसमें अव्यय भाव समास नहीं है। आय व्यय में योजक चिन्ह आ गया साथियों, द्वंद्व समास इसमें होगा। उसके बाद देखिए दीप सा मन जल चुका, इस पंक्ति में वाचक शब्द साथियों कौन सा आपसे पूछा जाए। तो यहां पर साथियों जो सा शब्द है ये आपका एक वाचक शब्द ही तो होता है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा साथियों। तो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, इसको अतीन्द्रिय हम लोग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं साथियों? अतीन्द्रिय कह सकते हैं। राइट आंसर आपका सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध रूप है, यानी कि कौन सा शब्द आपको लगता है साथियों कि इसमें से शुद्ध है। अतिशोक्ति कैसे लिखा जाता है मुझे बताइए। मैं कहूंगा जैसे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हो ऐसे तो लिखा जाता है, ऐसे थोड़ी ना लिखा जाएगा साथियों, ऐसे भी नहीं लिखा जाएगा, है ना, क्योंकि इसमें पूरा शाह है और इसमें आधा शाह है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि वाणी धन औचित्य का संधि रूप अगर हम आपसे पूछें तो आप क्या बताओगे। आप बताओगे वाणियोचित्य। और वाणियोचित्य कहां पर लिखा हुआ है साथियों? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ। तो काउंट करते रहिए साथियों, चेक करते रहिए कितने सवाल आपके बिल्कुल सही जा रहे हैं। अन्वीक्षण का संधि विच्छेद की अगर बात करते हैं तो साथियों अनुधनीक्षण हो जाएगा। और अनुधनीक्षण कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ। अगला देखिए, तो अब आपके सामने साथियों जीके जीएस के क्वेश्चन यहां पर स्टार्ट हो चुके हैं। तो बहुत ध्यान से साथियों इन सभी के सभी सवालों को आप लोग चेक करिए, देखिए कितने क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही चले जाते हैं। तो पहला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है ना। आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। तो साथियों किस दिन अपनाया था ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है, बताइए।
तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। बिल्कुल सही साथियों, 22 जुलाई 1947 आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मैं कहूंगा साथियों आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। आंसर आपका बी होगा। सौर मंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये साथियों सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ये निकोलस कॉपरनिकस के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। सही जवाब अगर आपका है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे बेरिंग जलसंधि ये किन के बीच स्थित है? तो ये तो साथियों आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर के बीच स्थित है बेरिंग जलसंधि। उसके बाद देखिए कह रहे निम्नलिखित में से उन राज्यों की पहचान कीजिए जो पूर्वी मानसूनी बौछार काल वैशाखी से संबंधित हैं। तो कौन कौन से वो राज्य हैं? मैं कहूंगा पश्चिम बंगाल और असम वो राज्य है जो काल वैशाखी से संबंधित है। अगला सवाल है कह रहे कि आर्थिक नियोजन को निम्नलिखित में से किस सूची में रखा गया है? तो आर्थिक नियोजन की अगर हम साथियों बात करते हैं कि आर्थिक नियोजन को ये तो संवर्ती सूची में रखा गया। बिल्कुल सही जवाब साथियों, संवर्ती सूची में रखा गया है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया। तो अगर बात करते हैं साथियों शासन के अधीन आ गया 1858 आपका जो होगा वो यहां पर साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत 1858 में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था। उसके बाद देखिए कह रहे कि संगाई महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है? यानी कि संगाई महोत्सव साथियों ये कहां पर होता है? बस सिंपल सी बात आपसे पूछी जा रही है। तो ये तो मणिपुर में होता है। कहां पर होता है साथियों? मणिपुर में होता है। ये बात आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए कह रहे कि भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज इनमें से किस घराने से संबंधित है? साथियों मुझे बताइए। तो इनका संबंध साथियों मेवाती घराने से है। मेवाती घराने आपके सवाल का राइट आंसर है। साथियों समझ लीजिए ये सवाल डिक्टो डायरेक्ट आपके कॉन्सेप्ट है, जो जितने कॉन्सेप्ट मैं आपको करवा रहा हूं डायरेक्ट आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए इन सवालों को बहुत सीरियसली तौर से आपको साथियों लेना है और जितनी भी क्लासेस मैं आपको कराऊं उन सारी क्लासेस के उन सारे सवालों को अच्छे तरीके से अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर करते रहना साथियों, अगर आप वाकई में वर्दी लेना चाहते हैं। चलिए इस सवाल की अगर बात करें कि एक पुस्तक है टू द ब्रिंक एंड बैक इंडियन 1991 स्टोरी, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक साथियों जयराम रमेश है। कौन है? जयराम रमेश इस पुस्तक के लेखक। अच्छा सवाल था। उसके बाद देखिए सामा चकेवा लोक पर्व बिहार में मनाया जाता है, लेकिन बिहार के किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो बिहार के मिथिला क्षेत्र में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा लिखित नहीं है? फटाफट आप लोग साथियों मुझे बता दीजिए। चलिए क्या आपका साथियों जवाब यहां पर हो सकता है? बताइए। देखिए अगर बात करते हैं पॉवर्टी एंड फेमिस ये अमर सेन द्वारा लिखित है। ऑन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ये भी अमर सेन की पुस्तक है। पॉवर्टी ऑफ इंडिया की अगर बात करते हैं मेरे हिसाब से ये दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। उसके अलावा रिसोर्सेज वैल्यूज एंड डेवलपमेंट ये भी अमर सेन की ही पुस्तक है। अगला सवाल है कह रहे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस साथियों ये हर साल कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग याद रखेंगे 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च आपका जवाब हो जाएगा। कह रहे कि साहित्य में भारत देश के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो कौन है साथियों? रविन्द्रनाथ टैगोर है। मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब जिनका ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। कह रहे कि संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय साथियों न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है। आंसर आपका बी हो जाएगा। बी नहीं बल्कि सी हो जाएगा। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय साथियों कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे साथियों? राकेश शर्मा थे। राकेश शर्मा आपके सवाल का सही जवाब है। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पर खेला जाता है? तो क्ले कोर्ट पर साथियों खेला जाने वाला रोलैंड गैरोस है। कौन सा है साथियों? रोलैंड गैरोस जो है ना ये एक टेनिस टूर्नामेंट है, ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। भारत के किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो आपका जवाब अगर जयपुर है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। NCSM संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है। इसकी फुल फॉर्म क्या हो सकती है मुझे बताइए। तो इसकी फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल ऑफ स्पेस म्यूजियम, स्पेस नहीं होना चाहिए साइंस म्यूजियम होना चाहिए, और नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम बिल्कुल सही साथियों ये जो होगी ये NCCSM की फुल फॉर्म हो जाएगी। अगला सवाल देखिए कह रहे प्रतिरोधकता की SI इकाई आपसे कुल मिला के यहां पर पूछी जा रही है। फटाफट आप लोग कमेंट में मुझे बताइए प्रतिरोधकता की SI इकाई क्या होती है? चलिए साथियों बताइए राइट आंसर आपका यहां पर जो होगा वो क्या होगा? तो मैं कह सकता हूं साथियों ओम मीटर जो होगा ना वो ओम मीटर आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए
उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का सवाल है, आपसे पूछा यह जा रहा है कि किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सबसे ज्यादा दूरी तक प्रक्षेपित होगी। तो मैं कहूंगा साथियों, अगर 45 डिग्री से फेंकी जाती है तो वो सबसे ज्यादा दूरी तक प्रक्षेपित होगी। आंसर आपका डी होगा। कह रहे वो स्थिति जिसमें आणविक आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होता है, तो वो कौन सी साथियों स्थिति होती है? मैं कहूंगा ठोस स्थिति होती है। ठोस आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, पदार्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पदार्थ के बारे में साथियों कौन कौन सी बात यहां पर सही नहीं है? पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है, गलत साथियों होता है। पदार्थ के कण द्रव और वायु में सतत स्थानांतरित होते हैं, बिल्कुल सही। पदार्थ कणों से बना होता है, बिल्कुल सही। पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है, बिल्कुल सही। यानी कि कौन सा कथन सही नहीं है? मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर ए वाला कथन सही नहीं है, सही नहीं है साथियों, तो यही आपका आंसर है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे हैं कि धौलावीरा राज्य स्थित, यानी कि धौलावीरा जो है ना साथियों, ये कहां पर स्थित है? ये कई बार आपके एग्जाम में साथियों पूछा जा चुका है। धौलावीरा स्थल ये आपका गुजरात में स्थित है। राइट आंसर जिनका ए है तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट नंबर का सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए सही जवाब क्या होगा। कह रहे कि इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली को संस्थागत रूप से लागू किया गया था? तो किसकी बात चल रही है साथियों? इल्तुतमिश की बात चल रही है। इल्तुतमिश ने ही तो शुरू किया थी साथियों एकता प्रणाली। अगला देखिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई साथियों कब हुई थी? 1761 में हुई थी। 62 में, 63 में, 60 में, मैं कहूंगा 1761 में हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई। होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक कौन थे साथियों? तो सरोजिनी नायडू तो नहीं थी, एनी बेसेंट थी। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकार किए गए हैं? तो मैं कह सकता हूं साथियों ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। राइट आंसर आपका ए होगा। अगला देखिए, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची ये भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? तो ये साथियों 7वीं अनुसूची में शामिल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे। कह के पृथ्वी का कौन सा भाग मैग्मा का मुख्य स्रोत है? तो मैं कहूंगा जो मेंटल है साथियों ये मैग्मा का मुख्य स्रोत है। आंसर आपका डी हो जाएगा। और अगला देखिए, कह के एटलस पर्वतमाला, क्या एटलस पर्वतमाला ये किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये साथियों अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, थोड़ा कठिन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, डिक्टो आपके एग्जाम में आएगा। कह रहे कि उत्तर ध्रुवीय वृत्त से भूमध्य रेखा तक जाने के लिए किसी व्यक्ति को बायोम के किस क्रम को गुजरना होगा? क्या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन और समशीतोष्ण वन नहीं साथियों। उसके अलावा टैगा, टुंड्रा, समशीतोष्ण वन नहीं साथियों। टुंड्रा, टैगा, समशीतोष्ण वन और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बिल्कुल साथियों ये क्रम आपका जो होगा ये क्रम बिल्कुल सही और सटीक साथियों हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपसे कहा जा रहा है साथियों कि यहां पर अगर बात करें, कह रहे कि भारत में बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस वर्ष में साथियों पेश किया गया था? तो ये काम साथियों कब हुआ था? आपको याद रखना है 2009 से साथियों ये पेश किया गया था। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि जो गणगौर नृत्य है ना ये भारत के किस राज्य का एक त्योहार है? तो ये गणगौर साथियों कहां पर किया जाता है? ये राजस्थान का है। राजस्थान आपके इस सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि उस्ताद अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादक थे? तो ये कहां के साथियों किस वादक थे? ये सरोद वादक थे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। आनंद मठ उपन्यास के लेखक साथियों कौन है आपसे पूछा जा रहा है। तो पता साथियों कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ही आनंद मठ नामक उपन्यास के लेखक है। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। अगला देखिए, भगवत गीता का सबसे पहले अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो इनका नाम है साथियों चार्ल्स विलिंगसन और इन्होंने एक तरीके से भगवत गीता का सबसे पहले अंग्रेजी अनुवाद किया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो ये तो हर साल 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि बिहार में महाजनपदों के बारे में जानकारी जो मिलती है वो विनय पिटक से मिलती है साथियों, नहीं अंगुत्तर निकाय से मिलती है। अंगुत्तर निकाय आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में किसके टीके की खोज के लिए दिया गया था? तो डिप्थीरिया की टीके की खोज के लिए दिया गया था। आंसर आपका ए जाएगा। अगला सवाल देखिए, FAO एक विशेष एजेंसी है जो UN यानी कि यूनाइटेड नेशन की ओर से कार्य करती है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? यानी कि FAO की फुल फॉर्म क्या है? तो फंड है ना, क्या साथियों फंड फॉर एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, नहीं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। बिल्कुल सही साथियों, FAO की फुल फॉर्म फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है ना।
चलिए अगला सवाल देखिए, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक साथियों किसे कहा जाता है? तो मैं कह सकता हूं विक्रम साराभाई को कहा जाता है। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए, एजरा कप इनमें से किस खेल से संबंधित है? तो एजरा कप जो है ना साथियों, ये पोलो से संबंधित है। पोलो आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, कह रहे कि नाम द्रोलिंग मठ ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये साथियों कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि विविध विषयों पर जानकारी के संग्रह बृहद संहिता को किसके द्वारा लिखा गया है? तो अगर बात करते हैं साथियों बृहद संहिता को किसके द्वारा लिखा गया है, तो वाराह मिहिर के द्वारा लिखा गया है। सही जवाब आपका जाएगा ए के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि संवेग की एसआई पद्धति में क्या इकाई क्या है? तो इकाई आपसे पूछी जा रही साथियों किलोग्राम है ना। क्या हुआ साथियों? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का साथियों सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि 50 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित कर देता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो कार्य बराबर साथियों क्या हो जाएगा? देखिए 50 न्यूटन की गुणा 10 मीटर से कराना है। डायरेक्ट आपका साथियों क्या आ जाएगा? 500 जूल आ जाएगा। और 500 जूल है ना कार्य किया गया है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, कह रहे कि नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? तो किसकी दिशा के विपरीत होता है? मैं कहूंगा वेग की दिशा के विपरीत होता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो साथियों 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। और एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? तो मिश्र धातु साथियों ये किसका एक उदाहरण? ये ठोस विलयन है। क्या है? एक ठोस विलयन का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है? तो इसमें से साथियों कौन सी एक उपधातु है? मैं कहूंगा सिलिकॉन जो है ये एक उपधातु है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल साथियों, इसमें आपसे क्या कहा जा रहा है देखिए जरा। कह रहे कि प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन को क्या कहा जाता था? तो इसको साथियों क्या कहा जाता था? ये आपसे पूछा जा रहा है। फटाफट आप लोग मुझे बताइए। चलिए, तो इसको साथियों जीवाश्म विज्ञान कहा जाता था। जीवाश्म विज्ञान आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि जीवों द्वारा जीने के लिए अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको साथियों क्या कहा जाता है मुझे बताइए। इसको प्राकृतिक चयन कहा जाएगा। अगला सवाल है, कह रहे कि मानव शरीर में पाइरूवेट का ऑक्सी विघटन कहां पर होता है? तो पता साथियों कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहे कि ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला जो खमीर होता है साथियों, इस खमीर की अगर बात करें तो किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल सही साथियों, ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला जो खमीर होता है ये किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में ही कार्य करता है। पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रतिक्रिया में अंकुर और जड़ों में क्रमशः ऊपर और नीचे की ओर होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो इसको साथियों क्या कहा जाता है? ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। इसको साथियों गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि कौन सा बैकअप के बारे में साथियों सच नहीं है? तो बैकअप के बारे में साथियों देखिए, कंप्यूटर फाइलों की सटीक प्रतिलिपि होती है। बिल्कुल सही। यह कारोबार की निरंतरता योजना का हिस्सा होता है। बिल्कुल सही। पीसी को नियमित रूप से बैकअप की आवश्यकता नहीं होती। गलत साथियों, होती है। तो कौन सा सही नहीं? ये वाला सही नहीं है। नहीं है साथियों, तो यही आपका राइट आंसर है। अब उसके बाद देखिए, कह रहे कि वायरस की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है। तो अगर बात करते हैं साथियों वाइटल इंटरचेंज रिजल्ट अंटिल सोर्स होगा, नहीं, यह वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज होगा। बिल्कुल सही साथियों। वायरस की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है, ये आप लोग यहां पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? तो मैं कह सकता हूं साथियों द्वितीयक उपभोक्ता को शामिल किया गया है। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रात्रि के दौरान आवासीय क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित मानक शोर स्तर कितना होता है? तो साथियों कितना होता है आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा 45 डेसिबल होता है। 45 डेसिबल आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब साथियों हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि किस देश के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने को मंजूरी दी है? तो साथियों अब आपके सामने यहां पर
पर कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं बहुत तेजी के साथ। तो किस देश के राष्ट्रपति ने, मैं कहूंगा अमेरिका देश के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने को मंजूरी दी है। उसके बाद देखिए फिक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो आयुष्मान खुराना को सातु फिक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। कह रहे कि कौन सा देश अपनी पहली मानव पनडुब्बी अंडर वाटर समरसिबल को लॉन्च करेगा, तो मैं कहूंगा भारत देश की बात चल रही है। भारत देश अपनी पहली मानव पनडुब्बी अंडर वाटर समरसिबल को लॉन्च करेगा। कह रहे कि सामा चकेवा लोक पर्व बिहार में मुख्यतः किस क्षेत्र में मनाया जाता है, तो मिथिला क्षेत्र में मनाया जाता है, बता चुका हूं मैं आपको। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17 धार्मिक स्थलों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है, तो ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है। यानी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 17 धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। कह रहे कि किसका नाम लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, तो किसकी बात चल रही है साथियों, राकेश कादियान की बात चल रही है। आंसर आपका सी होगा। कह रहे कि कौन वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट्स एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हुआ है, तो कौन शामिल हुए, मैं कहूंगा जय शाह साथियों शामिल हुए। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे हैं कि आपसे कहा जा रहा है साथियों यहां पर शॉन करन को किस देश की सीक्रेट सर्विस का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, तो शॉन करन को अमेरिका देश की सीक्रेट सर्विस का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। आंसर आपका सी होगा। अगला देखिए किसने वर्ल्ड जंपिंग चैलेंज में दूसरी रैंक हासिल की है, तो साथियों किसने ये काम किया है, ये काम नीरज पारख ने किया है, नहीं जय सबरवाल ने किया है। बिल्कुल सही साथियों, ये काम जय सबरवाल के द्वारा ही किया गया है। उसके बाद देखिए हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा हिंदू आध्यात्मिक और सेवा मेले का उद्घाटन किया है, तो साथियों कहां पर किया है, अहमदाबाद में किया। अहमदाबाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस पूर्व खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, तो किसकी बात चल रही है, डेविड वार्नर की नहीं साथियों, माइकल क्लॉर्क की बात चल रही है यहाँ पर। क्या माइकल क्लॉर्क की अगर बात करते साथियों, ये पूर्व खिलाड़ी हैं, है ना, ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है साथियों माइकल क्लॉर्क को। ये आपको साथियों यहां पर याद रखना है। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल, कह रहे कि किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी, क्या लिखा हुआ है, हाँ कानूनी मान्यता दी है, तो किसकी बात चल रही है साथियों, थाईलैंड की बात चल रही है। यानी कि थाईलैंड देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है साथियों बोई मेला कहां पर आयोजित किया गया है, तो ये कोलकाता में आयोजित किया गया है। माइकल मार्टिन दूसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये साथियों आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने दूसरी बार। उसके बाद देखिए राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा किसने शुरू किया है, तो ये साथियों किसके द्वारा शुरू, ये बीएसएफ के द्वारा शुरू किया गया है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा शुरू किया गया है। कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है, तो मैं कह सकता हूं साथियों अमेरिका देश हुआ है। अमेरिका आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए कह रहे के काकोलत जल प्रपात है ना, बिहार के किस जिले में स्थित है, तो ये साथियों पता कहां पर स्थित है, ये नवादा में स्थित है। नवादा आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहां पर मैंने आपको दिया है साथियों कि अगर A अनुपात B बराबर 5:8 है और B अनुपात C बराबर 18:25 है, तो A अनुपात C कितना होगा। इसका आंसर आप लोग एक बार साथियों कमेंट में देने की कोशिश कीजिएगा। तो ये क्लास आपको साथियों कैसी लगी, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग यहां पर मुझे जरूर बताइएगा।